प्रदेश में जयस और कांग्रेस में आदिवासी वोट बैंक की जोड़-तोड़ तेज होती जा रही है और इस वोट बैंक पर कांग्रेस, जयस और साथ ही भाजपा ही नहीं बल्कि बीजेपी की नजरें भी जो हैं गड़ी हुई हैं और आप पार्टी की भी। वैसे तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ताकत बन जयस जो है यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस ने अभी किसी का साथ देने की घोषणा नहीं की है, लेकिन अपनी ताकत को ये संगठन आजमा रहा है। गुरुवार 20 अक्टूबर को जयस ने धार जिले में के कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में महापंचायत बुलाई है और इस बैठक में जयस का रुख साफ हो जाएगा, वह कांग्रेस के साथ लड़ेगा या फिर अकेले मैदान में उतरेगा। बता दें कि जयस अब खुद राजनीतिक ताकत बनना चाहता है और ऐसे में यही कारण है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जयस कांग्रेस से सीटों को लेकर दबाव बना रहा है। जयस सीटों के बंटवारे में अपना हिस्सा चाहता है। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में ज्यादातर संख्या जो है वो आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है और इसको लेकर जो है दोनों ही संगठन यानी कि भाजपा और कांग्रेस जो मुख्य संगठन है वो यहाँ पर जो है इस वोट बैंक को लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं कि जयस के योग्य प्रत्याशी को पार्टी ताकत देगी। प्रदेश के में आदिवासियों के लिए जो है यहाँ पर 47 विधानसभा सीट आरक्षित हैं और लगभग 29 सीट हैं जहां आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका में है। जयस का मालवा और महाकौशल के आदिवासी क्षेत्र में प्रभाव है। वहीं पिछले चुनाव में जयस के कारण आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से कटकर कांग्रेस के साथ चला गया था। इसके कारण जो है भाजपा 109 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और जयस नेता डॉक्टर हीरा अलावा पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बने थे, लेकिन इस चुनाव में पूर्व मंत्री रंजना बघेल और साथ ही निर्मला पूरी जैसी स्थापित नेता विधानसभा चुनाव हार गए। और वहीं देखा जाए तो बीजेपी भी आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी के से लेकर कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे 2023 के चुनाव में आदिवासी वर्ग के वोट मिलने की उम्मीद यहाँ पर भाजपा को ज्यादा है। तो वहीं बीजेपी माफ करेगा वहीं पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 31 सीटें जो है वो मिली थी, तो वहीं बीजेपी 15 सीटें ही जीत पाई थी और जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी और एक बीजेपी से बागी निर्दलीय प्रत्याशी भी जीता था। यानी कि आदिवासी वोट बैंक पर सियासत जारी है और ऐसे में अब ये वोट बैंक जो है इसको लेकर जयस भी अपने आप को आजमा रहा है। यानी कि जयस जो है इस चुनाव में किसके साथ खड़ा होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से कई समय से जो है इसका मोह भंग चल रहा है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियां इस वक्त काफ़ी तैयारी में हैं और चुनावी मूड में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह के प्रयास यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस कर रही है ये 2023 में क्या परिणाम देते हैं। ऐसे में कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं राजनेता और पिछली बार 2018 के चुनाव में हम देखें तो ऐसी कई गलतियां हम यहाँ पर पार्टियां कर बैठी थी जिसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ था। अब ऐसे में सभी वर्गों को साधने के लिए जहां कांग्रेस लगातार सम्मेलन कर रही है, अलग अलग अभियान चला रही है, तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा भी लगातार अपने संगठन को और सत्ता के साथ मिलकर जो है आगे चुनाव की तैयारी कर रही है और संगठन को मजबूत कर रही है। अब चाहे वो यहाँ पर बूथ को मजबूत करने की बात हो, चाहे यहाँ पर हर वर्ग को साधने की बात हो, ऐसे कई कार्य यहाँ पर किए गए हैं भाजपा द्वारा इन पिछले कुछ दिनों में, इन पिछले कुछ महीनों में, जहाँ पर आदिवासी वर्ग को या आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं यहाँ पर सरकार ने चलाई जो कि आगे चलकर विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हम अभी देखें कि पिछले कुछ समय से लगातार जो है कांग्रेस भी एक्टिव है और सभी वर्गों के साथ बैठकें यहाँ पर कमलनाथ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2018 के बाद जो रणनीति यहाँ पर अब चेंज की है, कार्यशैली जो चेंज की है कमलनाथ ने, कि किस तरह से कांग्रेस को फायदा देती है, क्योंकि जयस जो है कांग्रेस के साथ खड़ा था, लेकिन क्या यहाँ पर अब 2023 में जयस कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय कराते हैं। हमारे साथ
भाजपा से गोविंद मालू जी, कांग्रेस से हमारे साथ सौरभ नाटी शर्मा जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सौरभ नाटी जी आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार पिछले कुछ समय से एक्टिव है, यहाँ पर जयस के स्वर जो हैं कभी ना कभी कई बार यहाँ पर हीरा अलावा का बयान भी सामने आया है कि हम अकेले उतरेंगे मैदान में, जबकि आप नेता वो आप ही पार्टी के हैं, विधायक आपकी पार्टी के ही हैं। लेकिन आदिवासी वोट बैंक एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है और 2023 को देखा जाए तो ये आपके लिए भी जरूरी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। अब ऐसे में भाजपा के जो प्रयास रहे हैं, सरकार के जो प्रयास रहे हैं, कितनी उम्मीद कांग्रेस कर रही है यहाँ पे? अब देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आदिवासी वोट बैंक पे कैसे राजनीति की जाए। महत्वपूर्ण ये है कि आदिवासियों के कल्याण के बारे में कौन सी पार्टी की क्या नीयत रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से उन आदिवासी समाज के लोगों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, जो आदिवासी जहां पर स्थापित था उसको मालिकाना हक देने का काम किया। और जब पिछले 15-18 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने गैर वन पड़त भूमि अधिकार को छीन के और बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े रईसों को देने का काम करा। जहां तक जयस की बात है, मैं समझता हूं हमारे विधायक महोदय जी और आदरणीय कमलनाथ जी के बीच में इसमें बात चल रही है। और जयस का मुद्दा हो चाहे कांग्रेस का मुद्दा, हम लोगों के एजेंडे इस बात में बिल्कुल साफ है कि आदिवासी समाज का कल्याण हो। अभी चुनाव में थोड़ा समय है, आप देखेंगे कि किस तरीके से आदिवासी समाज का जो समर्थन हमको पिछले चुनाव में मिला था, इस चुनाव में और बढ़ चढ़ के मिलने जा रहा है। चलिए, इस बात का जवाब भी ले लेते हैं और इस बात को आगे बढ़ा देती हूँ आपकी मैं कि ये यहाँ पर आदिवासी जो वर्ग है इसको लेकर कौन सही नियत रखता है। गोविंद मालू जी, यहाँ पर जो इस बात सौरभ जी कह रहे हैं कि एक सही नियत बहुत ज़रूरी है, काम करना होता है अगर तो, लेकिन अगर सरकार में सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? अब ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से भी जो है कई कार्य यहाँ पर किए गए आदिवासियों के लिए। अब ये वोट बैंक की राजनीति थी या फिर यहाँ पर जो है सच में सही नियत से काम किए गए या नहीं किए गए, इस बात का जवाब दीजिए। ये समाज के उस वर्ग को जो वास्तव में पिछड़ा है, उपेक्षित था और आजादी के बाद तक उनका शोषण होता रहा, ऐसे लोगों को सामाजिक समरसता के साथ उनके आर्थिक विकास, आर्थिक उनकी स्थिति के उन्नयन के लिए और उनकी बेहतर स्थिति बनाने के लिए, उनके उनका जीवन स्तर सुधारने, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उसमें उन्नत करने के लिए लगातार सरकार ने काम किया। उनकी उपज का भी मूल्य उनको मिले, तो वनोपज के लिए पहली बार समर्थन मूल्य की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की। उनकी सभ्यता और संस्कृति के लिए उनके महापुरुष जो भी उन बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं आदिवासियों में जो उनके आराध्य हुए हैं, उन सब का सम्मान करके उनके बारे में, उनकी याद में संग्रहालय भी स्थापित करना, उनके जो जो जनजाति क्षेत्रों की जो संस्कृति और सभ्यता उनका रक्षण करना, तो उनकी हर चीज की आपूर्ति के लिए, चाहे वो उनके संस्कृति सभ्यता का रक्षण हो या उनके जीवन स्तर का विकास हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक नहीं देखा। उन्होंने केवल समाज के इस वर्ग को एक संवेदनशीलता के साथ, सहृदयता के साथ काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के रूप में देखा उनको, और उनका जो शोषण होता रहा वो चलता रहा, उसमें कोई नई बात नहीं हुई। उसमें कुछ लोग उनका इमोशनल, उनको ब्लैकमेल, इमोशनल शोषण कर रहे थे, कई लोग भावनात्मक शोषण कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद तो 50 साल में, 60 साल में कोई भी जात, कोई भी बिरादरी, कोई भी वर्ग इस स्तर पर तो आ ही सकता था कि उसको आज भी सरकार का मुखापेक्षी न होना पड़ता। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा केवल वोट बैंक की राजनीति की, उनको उसी रूप में देखा। अब आदिवासी जो भोला भाला था अब समझ चुका है। उनके पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 8 सालों में उनकी कला संस्कृति के विकास के लिए, उनके खुद के विकास के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी जो उपज है उनका मूल्य मिले, उनके रोजगार के लिए लगातार प्रयास किए। और अब वो शिक्षित होकर साक्षरता के उस क्षेत्र से निकल कर आगे आए हैं
और मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो महिलाएं या बच्चे हैं, अब जो नई जनरेशन है, जी वो बहुत समझदार हो गई है और वो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए और अपनी खुद के व्यक्तित्व के प्रति बहुत ज्यादा उसके विकास, व्यक्तित्व चलिए विकास के बिल्कुल। बहुत ज्यादा समर्पित है। गुलमालू जी, इस मुद्दे को और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे साथ टीम मनीष जुड़े हुए हैं। टीम मनीष जी, जिस तरह से जयस यहाँ पर अपने आप को आजमा रहा है कि 2023 में किसके साथ खड़ा रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, अभी ये तो साफ नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये अपनी ताकत आजमा रहा है कि आखिर कितनी किस पार्टी को ज़रूरत है, और इस वक्त जो है अकेले उतरने की बात भी कर रही है यहाँ पर जयस। तो अभी देखा जाए तो क्या यहाँ पर जो कांग्रेस है वो इन्हें समझा पाएगी, संतुष्ट कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती है, इन केस संभवतः अगर देखा जाए तो अगर नहीं कर पाती है तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में समन्वय की कमी हो जाती है कभी कभी, या फिर जहां पर अपने ही नेता को भी, आदिवासी नेता को अगर नहीं समझा पा रही है, उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो यही स्थिति क्या है यहाँ पर 2018 में नहीं बन पाई थी कि अपने नेता को संभाल नहीं पा रही थी कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2018 में कांग्रेस ने जिस तरह से आदिवासियों के साथ कांग्रेस गई थी, कांग्रेस के साथ जयस जो है वो गए थे, तो ऐसी स्थिति बनी थी कि उनके पास में संख्या जो है विधायकों की वो ज्यादा आई थी। और जबकि 2013 में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी बहुल्य समाज का पूरी तरह समर्थन मिला था कांग्रेस की तुलना में। तो इस बार जो है जयस जो है अब देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उसके नेता भी अब राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो रहे हैं और वो तेल और तेल की धार देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही से मध्य प्रदेश की जनजाति बाहुल्य जितनी भी सीटें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 करोड़ की जनसंख्या है, ये हम सभी जानते हैं, और आज भी भारत में जनजाति बाहुल्यता के नाम पे मध्य प्रदेश को अलग दर्जा मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जयस जो है वो इस समय तोल मोल कर सारी चीजों को देख रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सौदेबाजी सियासी तौर पे अगर हम कहें तो समाज हित में अलग तरह की सौदेबाजी का मसला भी सामने आ सकता है। और दूसरी तरफ जयस खुद भी अपने आप को ये देख रही है कि अगर हम किसी बड़े दल का समर्थन नहीं लेते हैं और स्वतंत्र इकाई के तौर पर अगर हम अपने समाज के बीच पहुंचते हैं तो कितना हमें समर्थन मिलने वाला है। क्योंकि हुआ ये है कि अब तक की राजनीति में हम अगर देखें तो आदिवासी समाज से उठने वाले जितने बड़े नेता हुए हैं वो किसी न किसी बड़े दल के माध्यम से बड़े बने हैं, और उन दलों के साथ ही उन्होंने अपने समाज को अपने हिसाब से चलाने की हमेशा से कोशिश की है, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, खुद के राजनीतिक स्वार्थ को साधते हुए। और ऐसे में समाज हाशिए पर रहा है, तो अब समाज को उस हाशिए से हटाने के लिए खुद आगे कैसे लाया जाए, इस पर जयस जो है वो सिर जोड़कर चिंतन कर रही है। क्योंकि जल जंगल और जमीन की बात बहुत की जाती है, लेकिन हकीकत के धरातल पर देखें तो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जो है वो सर्वाधिक गरीब जिला है। 91% आदिवासी बाहुल्यता वहां पर है। झाबुआ में 88% है। इस तरह से अलग अलग अगर हम टोपोग्राफी यानी भौगोलिक परिवेश को देखते हैं प्रदेश के, तो एक बड़ी संख्या में आदिवासी समाज राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने की ताकत रखता हुआ दिखता है। और यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों इस समाज को अपनी तरफ लाने के लिए, पूरी तरह से इनको लट्टू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिल्कुल। टीएम मनीष जी, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पर एक सवाल आपने जो बोला है वही सवाल जो है सौरभ जी आपसे है मेरा, कि यहाँ पर जो बात अभी टीएम मनीष जी कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग यहाँ पर समीकरण बनते हैं, लेकिन अभी हम देखें अगर तो जिस तरह सरकार काम कर रही है, कुछ समय से जो यहाँ पर भाजपा ने काम किया है आदिवासियों के लिए, चाहे वो यहाँ पर गौरव दिवस सम्मेलन हो, चाहे वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो, चाहे यहाँ पे जो है आदिवासी वर्ग को आगे लाना हो, ऐसे में कांग्रेस क्या मुद्दा लेके जाने वाली है इस बार अगले चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर जो आदिवासियों को अपने साथ लेके आएगी? अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आदिवासियों को आप जो है समझा पाएंगे? क्योंकि अगर मुख्य धारा में नहीं थे वो, तो सरकार प्रयास कर रही है ना, तो फिर आप किस मुद्दे को लेके जाएंगे अब? कांग्रेस पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति क्या झुकाव रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। हमारे प्रदेश के जो कई बड़े बड़े आला नेता हैं वह आदिवासी समाज से आते हैं।
जब भी कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है आदिवासी समाज की आर्थिक उन्नति के कार्य करती है। आदरणीय मालू जी की मैं बात सुन रहा था, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने उनके आराध्यों को पूजने की बात कर दी, वो हम लोग भी पूछते हैं। उनके इतिहास को संरक्षित करने की बात कर दी, आप उसके बारे में संग्रहालय बनाने की बात कर दी, बहुत अच्छा काम करा। उनके लिए आपने सम्मेलन करा, बहुत अच्छा काम करा। लेकिन आपने एक चीज भी ऐसी नहीं बताई जो उनके आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हो, उनके पेट से जुड़ी हो, उनके जीवन स्तर को उठाने की, उसको बढ़ाने की बात पर हो। मैंने जब अपना पहला वक्तव्य दिया था आपकी इस डिबेट में, तो मैंने आग्रह करा था कि प्रदेश सरकार ने जो गैर वन पड़त भूमि अधिनियम लागू करा था, जिसके माध्यम से कांग्रेस ने उन आदिवासी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो उनको भूमि प्रदान करी थी, वो आप किस आधार पे उनसे छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े रईसों को दे रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 18 साल इस प्रदेश में काम कर रही है, और अभी भी अगर मध्य प्रदेश के आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी है, तो मैं समझता हूं ये आपके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। आप आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के 18 साल की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आदिवासियों के लिए वो करके दिखाया जो आप सोच नहीं सकते। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपने भी देखा कि किस तरीके से कर्नाटक के गांव से एक वृद्ध महिला आती है, 2 ककड़ी उनको देती है और बड़ी भावुकता से गले लग के बोलती है कि ये आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो हमारे जो पूर्वज थे उनको ये भूमि दी गई थी, ये उस खेत में उगाई हुई ककड़ी है जो मैं भेंट स्वरूप आपको लेके आ रही हूँ। ये लगाव रहा है आदिवासी समाज का कांग्रेस के प्रति, और उतना ही लगाव कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज से करती है। इसमें कहीं भी राजनीतिक सोच नहीं अपनाती है। हम जो करते हैं वो देखने को मिलता है, आप जो करते हैं वो सिर्फ एक भ्रम के बयान करते हैं, एक भ्रमबाजी। आपने कभी भी, इस प्रदेश की सरकार ने कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करे जो आदिवासी समाज के उत्थान में हो, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में। जी चलिए, गोविंद मालू जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, आदिवासियों के लिए आर्थिक विकास की तो काम किए, जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना का विकास हुआ, वनोपज के समर्थन मूल्य पहली बार दिया, क्योंकि वनोपज पर अधिकार तो आदिवासियों का होता है। वहां पर वन संरक्षण के लिए जो काम किया वो हमारी सरकार ने किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मेरी बात सुन लीजिए, 4,000 रुपए आपने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अलग अलग जो हमने अधिनियम समाप्त करेंगे कि नहीं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान उस आदिवासी समाज का हुआ। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो काम किया सरकार ने, वो आपकी सरकार ने कभी नहीं किया। आपने 4,000 रुपए जिन हॉस्टल्स को हमने बनवाया, छात्रावासों को हमारी सरकार ने बनवाया, उसमें आपने पर्चे बंटवाए कि हम 4,000 रुपए सरकार बनेगी तो 4,000 रुपए, वो आज ठगे गए वो युवा। आज बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने जो शोषण किया, वहां पर जिस तरह से आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो ऋण माफ करने की बात की थी वो आपने नहीं की। आप कौन सा वादा करते हैं? और उनकी आर्थिक स्थिति खराब करने का परिणाम कि आपने उनको नक्सलियों के हत्थे चढ़ा दिया, आपने उनको ईसाई मशीनरियों के हत्थे चढ़ा दिया, जो धर्मांतरण हो गया। तो अपनी संस्कृति को राजनीति है आपकी, धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया, जोड़ देना। मैं बार-बार बोल रहा हूं कि आर्थिक उनके आर्थिक स्थिति को सुधार पे आप बयान दें। कौन से आदिवासी समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मिशनरियों के हवाले कर दिया? ये थोड़ा आप फैक्टफुली, अरे भाई, अब आप बताएंगे तो मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा। सौरभ जी एक बार सुन लेते ना पहले क्या बोल रहे हैं मालू जी। जी मालू जी, पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। इतना वजीफे जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा दी, उनको लैपटॉप दी, उनको साइकिल दी, उनके लिए छात्रावास दिए, उनके लिए शिक्षा का, ये आपने कहाँ से ग्रॉस, उनको तो आपने निरक्षर बना के रखना चाहते थे क्योंकि वोट मिले आपको। हमने साक्षर बनाया, उनको पढ़ने लिखने के लिए सुविधाएं दी, उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने मुफ्त सुविधाएं दी, ये हमारी सरकार ने किया। देखिए, उनके लिए स्थापना कौन के शासनकाल में हुई पूरे देश में?
के लिए एकलव्य विश्वविद्यालय यूपीए 2 के समय जबलपुर जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां पर एकलव्य विश्वविद्यालय स्थापित है, जहाँ की जबलपुर से जुड़े महाकौशल के समूचे इलाके के आदिवासी जो हमारे छात्र छात्राएं वे वहाँ अध्ययन करते हैं। अब आप सुनिए, आपने अगर कुछ किया ही होता तब आप कह रहे हैं। थोड़ा सा रोक देती हूँ यहाँ पर, इस पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं। मतलब टीम मनीष जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर आदिवासी वर्ग जो है, जाहिर सी जी ये एक परिवार को शांतिलाल भूरिया का परिवार, उनको ये बस पूरा आदिवासी समाज मानते हैं। इन्होंने कौन सा दूसरा नेतृत्व तैयार किया? जिस तरह वेस्ता पटेल नाम के एक गुंडे को वहां पर इन्होंने खड़ा किया, जिसने आदिवासियों को लूटा, उनको प्रताड़ित किया, उनको उनकी हत्याएं तक कराई। ये आदिवासी में टेरर और पैदा करके फंडिंग जुटाने का काम, ये टेरर फंडिंग जुटाने का काम कांग्रेस ने किया। उनकी संरक्षण का काम नहीं किया, उनको डराना धमकाना, उनकी वसूली करना, उनके जमीन पर कब्जा। एक छोटा सा कमेंट सौरभ जी आप दे दीजिए। इसके पास कोई तत्पूर्ण कोई ऐसे तथ्य है नहीं जो इस डिबेट में कुछ बता पाए, तो ठीक है, आपकी भ्रम की फैलाने की आप लोगों की आदत रही है। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी हमारे प्रदेश में जमुना देवी जी जैसी नेता रही, उमन संगार जी कैबिनेट मंत्री रहे, बाला बच्चन जी कैबिनेट मंत्री रहे, और क्या क्या आपकी सरकार में कितने मंत्रियों को आपने स्थान दिया, और कौन से ऐसे प्रादेशिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ये नेतृत्व आपने अपने पार्टी के माध्यम से। आपके पास मैं वापस आऊंगी। टीएम मनीष जी इस पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं, आपने पूरा मुद्दा सुना यहाँ पर। अब किसने किसके लिए क्या किया ये तो हम सब जानते हैं, हमें वक्त बता देता है हर चीज। अब जैसे ग्रोथ यहाँ पर हुई है आदिवासी वर्ग की, क्या यहाँ पे सिर्फ ये हमेशा राजनीतिक मुद्दा ही रहा है, या फिर सच में इनके लिए सरकारों ने अपने मन से भी कुछ किया है? क्योंकि जिस तरह राजनीतिक दल हमेशा गिनाते रहते हैं अपनी उपलब्धियां, अब चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं दोनों की तरफ ऐसा नहीं कहूंगी कि किसी ने कुछ नहीं किया है, अपने अपने समय में कार्य हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल में क्या इस वर्ग को जहां होना चाहिए मध्य प्रदेश में उसकी वो स्थिति है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि आजादी के बाद से अब तक बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हुई। ट्राइबल बेल्ट के नाम पर, उसके डेवलपमेंट के नाम पर अधिकारियों और उनके संरक्षकों का धनपति और कुबेरपति बनने का सिलसिला हर गवर्नमेंट में चला है। लेकिन उसके बावजूद भी राजीव गांधी जी स्वर्गीय की बात याद आती है कि जब वो 1 रुपए भेजते हैं तो जमीन पर कितना पैसा पहुंचता था। तो वो जो बात है उस चीज को बिल्कुल चरितार्थ होते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इन तमाम विसंगतियों के बीच भी इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं स्वयं को भी जमीन के धरातल पर कि आदिवासियों के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकारों ने योजनाएं बनाई, उनका क्रियान्वयन उस इच्छा शक्ति के साथ नहीं हो पाया जिस इच्छा शक्ति के साथ होना चाहिए था। उसके प्रयास बीच बीच में होते दिखते हैं, लेकिन वो कितने फलीभूत हो रहे हैं ये इस पर निर्भर करेगा कि जयस जैसा संगठन और आदिवासी युवा जो पढ़ लिख करके अब आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसने लंगोट से फुल पैंट तक का सफर तय कर लिया है, जिसके हाथ में आज एंड्रॉइड मोबाइल है, तो वो अब ये समझ चुका है कि राजनीति कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और कैसे उनका इस्तेमाल लगातार चुनाव दर चुनाव हुआ है। तो अब ये निर्भर करेगा दोनों मध्य प्रदेश के दोनों बड़े दलों पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 दलीय व्यवस्था रही है, तीसरा मोर्चा कभी खड़ा नहीं हो पाया, ये हमारा संसदीय इतिहास गवाह है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब जो है जयस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, आदिवासी समाज के दूसरे जो और छोटे छोटे संगठन हैं उन पर निर्भर करेगा मध्य प्रदेश में कि वो अपना समर्थन किसी को देंगे। तो मनीष जी यहाँ पे एक बात और है कि जिस तरह कमलनाथ जी लगातार यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं सभी अलग अलग वर्गों से, तो ऐसे में आदिवासी वर्ग से भी उनके साथ काफी बार बैठक हुई है। अब ऐसे में क्या यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्गों की आप बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, क्या ये लुभा पाएगी कांग्रेस पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल कांग्रेस का नैसर्गिक तौर पर अगर हम देखें तो पुराना वोट बैंक रहा है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई के कारण लगातार उसकी शिफ्टिंग हुई है, ध्रुवीकरण भी हुआ है, उनकी मानसिकता बदली है, उनका मानस बदला है, उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। तो उन कारणों का निदान किस स्तर पे कांग्रेस दे पाएगी ये देखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए अपने आप में जिस तरह के कार्यक्रम संचालित करने की पूरी कोशिश कर रही है, जो प्रदर्शित कर रही है, अगर वो प्रदर्शन वास्तव में जमीन पर अगर उसके कहे मुताबिक 40% या 30% भी साकार होता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस मामले में भारी हो सकता है।
लेकिन जी। अभी की स्थिति में ये देखने वाली बात है कि आदिवासी वर्ग के जितने भी जैस जैसे संगठन जो है वो किस स्तर पे अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, और जी। कमलनाथ जी और शिवराज जी दोनों की बातों में, भाजपा और कांग्रेस दोनों की बातों में वो आएंगे क्या नहीं आएंगे, या खुद अपने आप में राजनीतिक तौर पर जागरूकता का प्रदर्शन करते हुए अपने बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं उनके अलावा भी क्या कोई युवा शक्ति निकलेगी और बीच में से इनको हटा करके और अपनी ताकत से क्या दोनों दलों के बीच में और आदिवासी समाज अपने स्तर पर लड़ाई लड़ेगा क्या? जी। क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा भी हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित एक उम्मीदवार था, लेकिन बाद में उसको वो जो है हट गया था और निर्दलीय के तौर पे उसने जो है जीत हासिल की थी। तो जी। ऐसी स्थितियां ना बने, उसको लेकर भाजपा का टिकट वितरण का जी। सिस्टम क्या रहने वाला है, कांग्रेस का क्या रहने वाला है, कितनी तरजीह जो है यानी कि मान मध्य सकते हैं प्रदेश कि की इस बार 47 2023 का चुनाव जो है काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आने वाला है। समय का अभाव है, माफी चाहूंगी यहाँ पर मैं मनीष जी और सौरभ जी, कोविद मारू जी, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ने के लिए। और देखा जाए तो बिल्कुल साफ बात है कि आदिवासी वोट बैंक चाहे कांग्रेस या भाजपा हाँ कहे ना कहे जरूरी तो है, और दोनों ही पार्टियां इसको साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जयस अपने आप को आजमा रही है किसकी बातों में आती है, क्या यहाँ पर कांग्रेस से वो संतुष्ट है, अगर नहीं है तो क्या हीरा अलावा इस जो बात बोल रहे हैं कि वे अकेले मैदान में उतर जाएंगे या फिर जयस को जो है अलग पार्टी बनाएगी। 2023 में काफी सारी संभावनाएं हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता है। अब देखना ये होगा कि 2023 में इस आदिवासी वोट बैंक का फायदा किस पार्टी को मिलता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।